बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा हम जो है लेक्चर 5 के अंदर जो है वो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो कौन कौन से आज डिस्कस किए जाएंगे? न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, राइबोसोम्स और उसके अलावा जो है ग्रैनुअल्स एंड स्टोरेज बॉडीज। तो बेटा जी पहले आपको एक तस्वीर मैंने बना दी है, ठीक है ना जी। ये पहले भी आप बनाता मैं रहा हूँ। तो पहले देखें कि ये फ्लैजेलम, फ्लैजेला, ठीक हो गया, जो कि ये एक तरह समझ लें कौन सा हो गया, ये हो गया लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस बैक्टीरियम हो गया, ठीक हो गया ना जी, जिसके एक ही पोल पर जो बहुत सारे फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो ये जो है ये सेल वॉल, फिर उसके सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोइड, ठीक हो गया। और फिर ये जो तीन बड़े बड़े सर्कल आपको नजर आ रहे हैं ये प्लाज्मिड है। और फिर जो है वो एक कैप की शक्ल के साथ इस तरह का जो ऑर्गेनेल आपको नजर आ रहा है, इस तरह का ये वाला, ये कौन है? ये राइबोसोम। और जो डॉट डॉट्स साइटोप्लाज्म में नजर आ रहे हैं इस तरह के, ठीक हो गया, ये कौन है? ग्रैनुअल्स आर स्टोर्ड मटेरियल्स इन द साइटोप्लाज्म। और ये बेटा जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर को इनफोल्ड करके जो वो क्या बनाती है? मीजोजोम। क्या बनाती है? मीजोजोम। तो आज शुरू करते हैं, इनके स्ट्रक्चरल फीचर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड में बेटा जी आपकी किताब में जो पहली लाइन लिखी है न्यूक्लियोइड के टॉपिक में, उसका हेडिंग आपने बनाना है न्यूक्लियस इज एब्सेंट। जो पहली लाइन न्यूक्लियोइड के टॉपिक में लिखी है उसका हेडिंग आप क्या बनाएंगे? न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो ए बैक्टीरियल सेल अनलाइक द सेल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लेक्स डेसिक्रीट, डेसिक्रीट का मतलब है वाजिया क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, यानी ना तो उसमें कोई वाजिया किस्म के क्रोमोसोम्स हैं और ना ही उसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाउंड्री है न्यूक्लियस की। तो इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अब बेटा जी अगली लाइन जो शुरू हो रही है उसका हेडिंग आप क्या बनाएंगे? न्यूक्लियर मटीरियल डीएनए। देखिए न्यूक्लियोइड जो है ना उसके साथ आपने लिख लेना है न्यूक्लियर बॉडी। न्यूक्लियोइड के दूसरे और भी नाम है, कुछ और माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने न्यूक्लियोइड की बजाय न्यूक्लियर बॉडी, न्यूक्लियर रीजन या फिर क्रोमाटिन बॉडी जो है, या फिर क्रोमाटिन बॉडी जैसे टर्म्स भी इस्तेमाल की हैं। समझ आ गई है बात के नहीं? तो न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियर बॉडी, न्यूक्लियर रीजन, क्रोमाटिन बॉडी, ये एक ही चीज के नाम है। तो बेटा जी न्यूक्लियर मटेरियल ऑब्लिक डीएनए। तो आपकी न्यूक्लियोइड के टॉपिक की सेकंड लाइन से, न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए इन बैक्टीरियल सेल ऑक्युपाइज अ पोजीशन सेंटर टू द सेल। देखिए तकरीबन सेल के सेंटर के थोड़ा सा करीब पाया जाता है। टू द दिस मटेरियल इज ए सिंगल, इसका स्ट्रक्चरल फीचर क्या है? सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल एंड इट इज इरेगुलर इन शेप। ठीक हो गई, है एक ही मॉलिक्यूल डीएनए का, दो मॉलिक्यूल नहीं, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल एक है। तो जो कि फोल्ड हो जाता है और फोल्ड होकर एक डेंस एरिया बनाता है, उस डेंस एरिया को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। बेटा जी येलो बॉक्स एक बना हुआ है साथ, उसको देखिएगा। येलो बॉक्स में पहली जगह के अदर नेम्स ऑफ न्यूक्लियोइड आर न्यूक्लियर बॉडी, क्रोमाटिन बॉडी एंड न्यूक्लियर रीजन, वो मैंने आपको बता दिए हैं। दूसरी येलो बॉक्स के अंदर जो पॉइंट है वो क्या है? इट इज विजिबल इन द लाइट माइक्रोस्कोप। न्यूक्लियोइड या क्रोमाटिन बॉडी जो है वो बैक्टीरियम सेल के अंदर आम माइक्रोस्कोप में नजर आ जाता है, लेकिन अगर हमने क्या किया? फ्लूजन स्टेन, फ्लूजन स्टेन जो है ना वो असल में होता है एसिडिक नेचर का और डीएनए होता है बेसिक नेचर का। तो इसलिए जो है ना वो इसके साथ केमिकली, फ्लूजन स्टेन बेस नेचर का होता है और डीएनए जो है वो एसिड नेचर का होता है। तो इसलिए जो है वो दोनों आपस में वो स्टेन जो है वो बड़ा पक्का साइटोप्लाज्म में और किसी चीज के साथ चिपकने की बजाय जो है वो ज्यादा किसके साथ चिपकता है? क्रोमाटिन बॉडी यानी न्यूक्लियोइड के साथ, तो डीएनए के साथ। तो इसलिए जो है
एस्चेरिचिया कोलाई जो है, ई कोलाई जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर जो वही यही जो सर्कुलर क्रोमोसोम, क्लोज क्रोमोसोम है, इसी सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल को क्रोमोसोम भी कह देते हैं, ठीक है ना जी। तो और क्या है वो, उसकी जो लेंथ है वो 1400 माइक्रोमीटर है। तो 1400 माइक्रोमीटर वाला जो है वो एक बैक्टीरियम के अंदर जो है वो कैसे रह जाता है, तो वो बेटा फोल्डिंग होती है, उस टाइटली फोल्डिंग की वजह से डेंस एरिया बनता है, और उसी डेंस एरिया का नाम हमने क्या रखा है, न्यूक्लियोइड। दिस क्रोमेटिन बॉडी इज एक्चुअली एक्सट्रीमली लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए जिसकी 1400 माइक्रोमीटर लेंथ है, ठीक है ना जी, एज टू फिट इनसाइड द टाइटली फोल्ड्स, ठीक है ना जी, टू फिट इनसाइड द सेल सिंगल क्रोमोसोम क्रोमेटिन दैट आर, जो कि हर बैक्टीरियम सेल के अंदर एक ही सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, इसलिए बैक्टीरिया क्या है, हैप्लॉइड है। क्या है, हैप्लॉइड। अब बेटा ये दूसरा ऑर्गेनेल शुरू करते हैं, प्लाज्मिड। तो छोटे छोटे से इसके पहले ये स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं, एडिशन टू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। देखें, एक तो डीएनए बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में मौजूद है, वो डीएनए ही क्रोमोसोम है, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा डीएनए भी पाया जाता है, और एक्स्ट्रा डीएनए को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स आल्सो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है कि ये अपनी कॉपी खुद पैदा कर सकते हैं। जिस तरह से बैक्टीरियम डिवाइड करने से पहले अपने इस क्रोमेटिन या इस न्यूक्लियोइड वाले डीएनए को डबल करता है, कॉपी पैदा करता है, इस तरह से प्लाज्मिड्स भी तो प्रोड्यूस देयर ओन कॉपीज, प्रोड्यूस देयर ओन कॉपीज। दीज प्लाज्मिड्स जो है, इनके अंदर भी डीएनए पाया जाता है जो है। तो फिर ये प्लाज्मिड जो है, इनके अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो क्या रोल प्ले करता है। देखिए, एक है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बड़ी बात बार बार पढ़ाई हुई है कि मेटाबॉलिज्म इज द साइन ऑफ लाइफ, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं या रेगुलेट करते हैं एंजाइम्स, ठीक हो गया जी। एंजाइम्स किस चीज के बने, तो प्रोटीन्स के किसकी बने होते हैं, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को कौन डिटरमिन करता है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस। तो डीएनए यहां पे भी मौजूद है, डीएनए यहां पे मौजूद है। ये जो इस क्रोमेटिन बॉडी में या न्यूक्लियोइड में जो डीएनए है, वो बैक्टीरिया की तमाम ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो उसको जिंदा रखने वाले प्रोसेसेस हैं, ठीक है ना, जैसे डाइजेशन है, सिंथेसिस है, वगैरह वगैरह, वो सारे जीन्स इस न्यूक्लियोइड में पाए जा रहे हैं। प्लाज्मिड के पास ऐसा कोई जीन नहीं है, तो इसलिए प्लाज्मिड्स आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। तो फिर इनका क्या काम है, प्लाज्मिड्स के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसमें भी कुछ जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना जी, लेकिन ये जीन्स किस काम करते हैं, दे वर्क अगेंस्ट फॉर ड्रग रेजिस्टेंस। हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा करने की जिम्मेदारी किसकी है, उन एंटीबायोटिक्स से बैक्टीरिया को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्लाज्मिड की, ठीक हो गया ना जी। इस तरह से हैवी मेटल से बैक्टीरिया को कौन बचाते हैं, प्लाज्मिड्स में पाए जाने वाले जीन्स, और कुछ ऐसे भी जीन्स इनके अंदर पाए जाते हैं जो डिजीजेस पैदा करते हैं, ठीक है ना जी। और इसी तरह से इंसेक्ट्स के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस वाले जीन्स है वो भी प्लाज्मिड्स में पाए जाते हैं। तो बेटा जी, येलो बॉक्स जो है प्लाज्मिड के अंदर, प्लाज्मिड्स आर इंपॉर्टेंट वेक्टर्स। ये वेक्टर क्या है, वेक्टर्स जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल हैं। तो इनके जरिए से जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको होस्ट सेल के अंदर पहुंचाया जाता है। तो इसलिए वेक्टर्स को मैंने डिफाइन कर दिया, कैरियर ऑफ जीन्स, और दीज आर टूल्स यूज्ड एज ए टूल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। राइबोसोम्स, अगला ऑर्गेनेल शुरू हो गया, कंपोज्ड ऑफ, केमिकली कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, वही 50% जैसे यूकैरियोटिक राइबोसोम्स था, ठीक हो गया ना जी। दे आर आल्सो अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ चिपक जाते हैं, राइबोसोम्स, ठीक हो गया ना, किसके साथ चिपक जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ चिपक जाते हैं, ठीक हो गया जी। तो कुछ फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोट भी करते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। थाउजेंड्स इन नंबर, एक बैक्टीरियम सेल के अंदर बहुत सारे जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स आर स्मॉलर इन साइज देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, ठीक है जी। यूकैरियोटिक वंस यानी यूकैरियोटिक राइबोसोम से साइज में छोटे होते हैं, ये 70s के होते हैं, जो कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो 80s के होते हैं। अच्छा जी, मीसोसोम्स बेटा जी, अगला ऑर्गेनेल
पहले तो आप देख लें कि ये मैंने एक मीजोसोम बनाया, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कैसे बनती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियम इनवेजिनेट्स। इनवेजिनेट्स का मतलब है इनफोल्ड्स, अंदर को इनफोल्डिंग होती है और अंदर को बार बार इनफोल्ड करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना जी, बार बार अंदर को इनफोल्ड करती रहती है और अंदर को इनफोल्ड करती रहती है और इस तरह से क्या बना देती है, मीजोसोम बना देती है इनटू द साइटोप्लाज्म फॉर्मिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड मीजोसोम। इसका फंक्शन क्या है, दे आर इन्वॉल्वड इन डीएनए रेप्लिकेशन, यानी ये डीएनए, इस डीएनए की बात की जा रही है, इसको रेप्लिकेट करना, इसकी कॉपी पैदा करवाना और इस तरह से सेल तैयार हो जाता है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए, जिसे बाइनरी फिशन कहते हैं। अच्छा जी, तो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। एक्सपोर्ट का मतलब बेटा जी क्या होता है, बाहर निकालना। तो ये एक्सोसेलुलर सेल से बाहर जो एंजाइम्स खारिज करने हैं वो मीजोसोम्स ये काम करते हैं, और उसके अलावा मीजोसोम्स के ऊपर ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो सेलुलर एस्पिरेशन के अंदर, यानी ग्लाइकोलाइसिस हो गया, एटीपी सिंथेसिस वाले, इस तरह के जो वो एंजाइम्स भी इस मीजोसोम्स पे पाए जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मीजोसोम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो हिस्सा है जहां पे वो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी की साइट है। ग्रेनुअल्स, बेटा ग्रेनुअल्स का मतलब होता है दानेदार। तो साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्स पाए जाते हैं, दाने पाए जाते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के। तो वो दाने क्या हैं, वो हैं स्टोर्ड मटेरियल्स। कौन है, स्टोर्ड मटेरियल। स्टोर्ड मटेरियल दो तरह के हैं, एक न्यूट्रिएंट्स और दूसरे वेस्ट मटेरियल्स। तो बैक्टीरिया को जो है वो ग्रेनुअल्स या स्टोरेज बॉडीज बनाने की जरूरत, यानी स्टोर्ड मटेरियल बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। एक्चुअली बैक्टीरिया आर लिविंग एक छोटे से दूध के ड्रॉप के अंदर जो है ना वो थाउजेंड्स की बजाय मिलियंस में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो उनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन में सरवाइव करने के लिए वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। नीड टू स्टोर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। तो हर बैक्टीरियम की ये ख्वाहिश होती है कि वो बच जाए, ताकि जब बैक्टीरिया को उन्हें पता है कि थोड़े ही घंटों के अंदर जो है वो हमारी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई हो जानी है, और इतनी ज़्यादा हो जानी है कि ना सिर्फ ये जगह बल्कि इस जगह से जो इस एनवायरनमेंट से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं ये कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए हर बैक्टीरियम जो है वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ के दौरान क्या करता है, ये कोशिश करता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को अंदर स्टोर कर ले। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तब्दील कर देता है, अमीनो एसिड को प्रोटीन्स में, ग्लिसरॉल्स और फैटी एसिड को फैट्स बना देता है, सल्फर स्टोर करता है, फास्फेट स्टोर करता है। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो बैक्टीरिया अपने साइटोप्लाज्म में स्टोर करता है और उनको ग्रेनुअल्स की सूरत में वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। बेटा अगर आपको याद हो तो साइटोप्लाज्म चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था, दो तरह के होते हैं सॉल्यूशंस, एक ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं और एक कोलाइड्स। तो ये कोलाइड्स वाले हिस्से की बात हो रही है। स्टोर्ड वेस्ट मटीरियल्स जो है बैक्टीरिया के अंदर भी मेटाबॉलिज्म के दौरान जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट पैदा होते हैं, और स्पेशली जो नाइट्रोजन टाइप मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको टेम्परेरली जो है वो स्टोर किया जाता है साइटोप्लाज्म में ग्रेनुअल्स की सूरत में, लेकिन फाइनली आखिरकार सब्सिक्वेंटली फाइनली एक्सक्रीटेड उनको बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है। कौन कौन से वेस्ट मटेरियल है, अल्कोहल है, ठीक है, लैक्टिक एसिड है और एंडोस्टिक एसिड। सर ये तो फायदेमंद चीजें, ये वेस्ट तो नहीं है, हमारे लिए फायदेमंद है, बैक्टीरिया के लिए ये क्या है, वेस्ट है। ठीक हो बेटा जी। तो कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें, अगर हम सबका हमें नासर हो। आमीन, शुक्रिया।